नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चतुर्थ इकाई में आदिकाल और भक्तिकाल के संबंध में सामान्य जानकारी को सम्मिलित किया गया है। उसी चतुर्थ इकाई के अंतर्गत आज हम आदिकाल के सीमांकन के संबंध में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। परंतु इन काल के संबंध में, इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में सदैव से ही विवाद रहा है और सर्वाधिक विवाद का समय जो काल रहा है वह है आदिकाल। आदिकाल का आरंभ कब से माना जाए और आदिकाल के समाप्त होकर भक्तिकाल का जो प्रारंभ है वह कब से माना जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल का आरंभ 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य मानते हैं। आदिकाल के आरंभ की ये जो सीमा है, इसके निर्धारण के संबंध में जो विवाद उत्पन्न हुआ, इसके कुछ मूलभूत कारण हैं। अगर गहराई से इस बात पर सोचा जाए तो इसके कुछ कारण जिनकी बात हम करेंगे वह है प्रमाणिक रचना के अभाव में केवल सूचना मात्र के आधार पर काल का आरंभ स्वीकार कर लेना। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के आरंभ की सीमा निर्धारित करते हुए जो मत दिए हैं, जब उन मतों पर चर्चा की जाती है, जब उन मतों का अवलोकन किया जाता है, तो इस बात का आभास होता है, ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी इन विद्वानों के द्वारा आदिकाल का आरंभ करने की जो सीमा निर्धारित की गई है वह ऐसे ग्रंथों को आधार बनाकर कर दी गई है जो कि प्रमाणिक रूप से प्राप्त हुए ही नहीं है, जिनकी सूचना किसी अन्य ग्रंथ में मिलती है या किसी अन्य माध्यम से जिनकी सूचना प्राप्त होती है। उन ग्रंथों को आधार मानकर आदिकाल के आरंभ की सीमा का निर्णय इन विद्वानों के द्वारा कर लिया गया। दूसरा, आदिकाल के आरंभ की सीमा के संबंध में जो प्रमुख विवाद उभर कर आता है वह है, हम ये जानते हैं कि हिंदी जिस रूप में उभर कर सामने आती है आदिकाल में, उससे पहले की जो भाषा थी वह अपभ्रंश थी। अपभ्रंश से ही विकसित होकर हिंदी का रूप उभर कर सामने आता है। तो कुछ विद्वानों के द्वारा आदिकाल की सीमा का निर्धारण करते समय इसकी आरंभिक सीमा के संबंध में अपभ्रंश और हिंदी को एक मानकर अपभ्रंश की रचनाओं को भी हिंदी में शामिल करते हुए हिंदी के आदिकाल की सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अपभ्रंश की कौन सी रचनाओं से हम हिंदी का प्रारंभ माने और वहां से हम आदिकाल का आरंभ माने। तो ये जो दो मुख्य तथ्य हैं, इनके कारण आदिकाल की प्रारंभिक सीमा के संबंध में बहुत अधिक विवाद रहा है। आदिकाल के संबंध में, प्रारंभ के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं, अब हम उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मिश्र बंधु, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने संवत 770 से आदिकाल का प्रारंभ माना है। उन्होंने जो बात कही है उसका आधार देते हुए कहा है कि पुण्य नामक जो कवि है उसके द्वारा संस्कृत अलंकारों को 770 संवत में दोहा छंदों में लिखा गया। वह जो बात कह रहे हैं पुण्य नामक कवि की, वह पुण्य अपभ्रंश भाषा का एक कवि है और उसके द्वारा संस्कृत अलंकारों को दोहा छंद में उन्होंने लिखा 770 संवत में। तो इसी रचना से हम आदिकाल का आरंभ मान सकते हैं। परंतु आगे के समीक्षक जब चर्चा करते हैं, जब इसकी विवेचना करते हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये जो पुण्य कवि की ये रचना है ये केवल नोटिस मात्र है, इसको आधार बनाना युक्त नहीं है। यह जो ग्रंथ है यह अभी तक अप्राप्य है, केवल इसकी सूचना आगे के ग्रंथों में मिलती है। तो केवल सूचना के आधार पर, इस ग्रंथ के आधार पर आदिकाल की सीमा का निर्धारण करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आचार्य शुक्ल 1050 से आदिकाल का आरंभ मानते हैं और वह अपभ्रंश को पुरानी हिंदी या प्राकृता भाष हिंदी की संज्ञा से अभिहित करते हैं।
विद्यार्थियों, इस संबंध में उनका जो कथन है वह उल्लेखनीय है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। राजा मूज और भोज के समय अर्थात संवत 1050 में तो ऐसी पुरानी हिंदी या अपभ्रंश का प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी मिलता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज से हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने मत को तर्क के साथ बिठाते हुए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। तो इसकी समीक्षा करते हुए समीक्षकों ने कहा, आगे चलकर जब अपभ्रंश भाषा का विपुल साहित्य प्रकाश में आया तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मत है ये स्वयं में ही व्यर्थ सिद्ध हुआ। अपभ्रंश भाषा का जब विपुल साहित्य प्रकाश में आया तो ये जो पुरानी हिंदी की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उसकी सीमा हमें कुछ और पीछे तक ले जानी पड़ेगी। अगर हम जिस अपभ्रंश की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं और उस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की बात हम करें तो विपुल साहित्य जब अपभ्रंश का प्रकाश में आया तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित इस सीमा को कुछ पीछे तक ले जाना पड़ेगा यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्क को मानना चाहते हैं। इसी प्रकार से गुलेरी जी हैं। गुलेरी जी कहते हैं कि संवत 700 या 800 से हिंदी के आदिकाल को मान सकते हैं। उन्होंने भी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने कहा है कि अपभ्रंश कहाँ समाप्त होती है, हिंदी कहाँ प्रारंभ होती है, इसका निर्णय करना कठिन है। इसलिए अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहकर आदिकाल का आरंभ उन्होंने संवत 700 से 800 माना है। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन हैं, वह 8वीं शताब्दी से आदिकाल का आरंभ मानते हैं। उन्होंने भी आधार जो दिया है वह अपभ्रंश और हिंदी को उन्होंने एक माना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रमुख विवाद उभर कर आता है वह है अपभ्रंश और हिंदी को एक मानना। आगे चलकर विद्वानों ने, आलोचकों ने, समीक्षकों ने इस मत को खारिज करते हुए कहा, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहाँ तक परंपरा का प्रश्न है, निस्संदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश परंपरा का विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अपभ्रंश के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा का निर्धारण करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी अलग अलग भाषाएं हैं। अपभ्रंश को हम पुरानी हिंदी नहीं कह सकते। आज अपभ्रंश का एक विपुल साहित्य हमारे सामने है। भविष्यत कथा, नेमिनाथ चरित, पौम चरी, णय कुमार चरियु, सावयव धम दोहा, पाहुड़ दोहा इत्यादि। तो ये विपुल साहित्य के द्वारा क्या हम अपभ्रंश को हिंदी का पूर्ववर्ती भाषा रूप कह सकते हैं? उसकी परंपरा का विकास हिंदी के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन अपभ्रंश को किस रूप में हम आदिकाल की समय सीमा निर्धारण करने में आधार बनाए, इसके लिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने बता दिया है कि अपभ्रंश और पुरानी जो हिंदी भाषा है वह अलग है। इनकी भिन्नता का आधार क्या है? इनकी भिन्नता का आधार व्याकरण की दृष्टि से भी दोनों में भाषागत अंतर है। तो हम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत कैसे शामिल कर सकते हैं? इन दोनों में व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दोनों में काफ़ी भाषागत अंतर है। जैसे अपभ्रंश में जो लिंग है वो प्राय समाप्त था, जबकि हिंदी में 2 लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मौजूद थे। संयुक्त व्यंजन हिंदी में किस रूप में प्रयुक्त होते थे? एक जिस रूप में अपभ्रंश में संयुक्त व्यंजन होते थे, जैसे कि क, फिर आधा म और म, कम, ऐसे लिखा जाता था अपभ्रंश में। लेकिन हिंदी में एक व्यंजन ध्वनि को लेकर पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर दिया गया। जैसे कम को हिंदी में काम लिखा गया, अज को आज लिखा गया। नासिकीय ध्वनियां जो अपभ्रंश में थी वह क्षीण हो गई हिंदी में आकर, और जो पूर्ववर्ती स्वर था वह अनुनासिक हो गया। जैसे कि दंत है वह हिंदी में आके दांत बन गया। कारक जो अवयव थे अपभ्रंश में
उसके स्थान पर हिंदी में पर सड़कों का उपयोग किया गया। अपभ्रंश व हिंदी को एक माने तो हिंदी का आदिकाल अपभ्रंश की रचनाओं के प्रारंभिक काल अर्थात 6वीं शताब्दी से मानना चाहिए। फिर हम क्यों ये संवत 770 या संवत 1050 से हिंदी का प्रारंभ माने? जब हमें अपभ्रंश को हिंदी का पुराना रूप मानना है तो हमें अपभ्रंश की जहाँ शुरुआत होती है अर्थात 6वीं शताब्दी के आसपास, तब से हमें आदिकाल का प्रारंभ मानना चाहिए। वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य का विवेचन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में करना तो उचित है, परंतु इसे हिंदी के रूप में या पुरानी हिंदी कहकर हम अपभ्रंश के बीच में से हिंदी साहित्य के आदिकाल का आरंभ नहीं मान सकते। वस्तुतः 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी या इसके बाद पाई जाने वाली समस्त अपभ्रंश भाषा रचनाओं में अंतर है। जैसे कि पौम चरित्र जो कि 8वीं शती की है, भविष्यत कथा जो 10वीं शताब्दी की भाषा को पुरानी हिंदी नहीं कहा जा सकता, लेकिन योगसार, पाहुड़ दोहा, दोहा कोश और योगसार की भाषा को पुरानी हिंदी कह सकते हैं और इनका समय 9वीं और 13वीं शताब्दी है। इससे स्पष्ट है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी से ही शिष्ट या परिनिष्ठित अपभ्रंश के साथ समानांतर रूप से लोक भाषा भी प्रवाहमान थी और इसे हेमचंद्र ने ग्राम्य अपभ्रंश कहा है। लेकिन आदिकाल के आरंभ के समय संबंधी निर्णय के लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी की मानी जाए और उनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसे हम प्रथम रचना माने। इस संबंध में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये जो कथन है ये बहुत अधिक समीचीन प्रतीत होता है। हिंदी का आरंभ मगही भाषा में उन सिद्धों की कविता में हुआ जिन्होंने बौद्ध धर्म वज्रयान सिद्धांत का प्रचार 8वीं शताब्दी से करना आरंभ किया। सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, कणप्पा, शांतिपा ये प्रमुख अपभ्रंश के कवि हैं। सरहप्पा का समय राहुल जी ने 817 संवत, विनयतोष भट्टाचार्य ने 690 संवत बताया है और सिद्धों की रचनाओं से हम अपनी भाषा का आरंभिक जो रूप है वह प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हिंदी के आदिकाल का प्रारंभ राहुल जी के आधार पर संवत 817 स्वीकार किया जा सकता है और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी हम मान सकते हैं। तो आरंभिक सीमा के संबंध में इस विवाद का निस्तारण करते हुए हम मान सकते हैं कि संवत 817 से हिंदी का प्रारंभ हुआ, हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात आदिकाल की अंतिम सीमा, सीमांकन के संबंध में जब हमने प्रारंभिक सीमा का निर्धारण किया उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि आदिकाल की अंतिम सीमा कब मानी जाए। इस संबंध में विद्वानों में अधिक विवाद नहीं है। ग्रियर्सन 1400 ईस्वी मानते हैं, मिश्र बंधु 1379 ईस्वी मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी इसकी अंतिम सीमा मानते हैं और उसके पश्चात वह भक्ति काल का प्रारंभ मानते हैं। तो इस प्रकार आदिकाल की प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा का हमने निर्धारण किया। लगभग 1400 ईस्वी तक हम आदिकाल की अंतिम सीमा को मान सकते हैं और प्रारंभिक सीमा संवत 817 से स्वीकार्य की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने आदिकाल के सीमांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त की और भी इस संबंध में आप जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और इस संबंध में अपने जो भी विचार हैं, जो भी अपना मत है उसे निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।